में आज हम बात करेंगे टिकारी विधानसभा की। टिकारी विधानसभा जो गया जिले में आती है और औरंगाबाद लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। टिकारी के समीकरण भी बड़े दिलचस्प हैं और टिकारी का इतिहास क्या कुछ रहा है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, टिकारी सीट को लेकर वहां के समीकरणों को, वहां के इतिहास को किस तरह से देख रहे हैं और इस बार क्या वहां इक्वेशन बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, जो टिकारी विधानसभा क्षेत्र है वो एक वीआईपी सीट है और यहाँ का इतिहास बहुत दिलचस्प है अगर इसे आप देखिए तो। दरअसल टिकारी में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1951 में ही हुआ था, लेकिन 1957 से इसका नाम बदलकर जो है कोंच विधानसभा क्षेत्र रख दिया गया और उसके बाद से उसी नाम से यहाँ चुनाव होता रहा 2005 तक। उसके बाद जो नया परिसीमन हुआ उसमें कोंच विधानसभा का अस्तित्व समाप्त किया गया और फिर उसका नाम बदलकर वापस से टिकारी रख दिया गया है और अभी टिकारी विधानसभा में जो है 2010 से अब तक 3 चुनाव हुए हैं। जब आप टिकारी की बात करते हैं तो देखिए, टिकारी राज की बात आती है और आप देखते हैं कि जो समृद्ध शक्तिशाली जमींदारी रियासत थी ये तो इसका इतिहास हुआ। राजनीतिक इतिहास भी इसका कम दिलचस्प नहीं है। जब आप इसे देखते हैं तो इस सीट ने लगभग सभी पार्टियों को मौका दिया है। जो प्रमुख पार्टियां रही हैं अपने समय में, उनको यहां पर अवसर मिला है कि वो सेवा करें। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि इसने एक विधायक को छोड़कर किसी को भी दोबारा सेवा का अवसर नहीं दिया, वो प्रतिनिधित्व नहीं कर सका। और जो व्यक्ति एक से ज्यादा बार यहां का विधायक बना वो एकमात्र व्यक्ति हैं और वही अभी टिकारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो हम सेकुलर जीतन राम मांझी की पार्टी से जो हैं और वो यहां पर अभी विधायक हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोई भी जो है एक बार से अधिक यहां पर चुनाव नहीं जीत सका है। जब हम टिकारी और कोंच को मिलाकर बात करते हैं तब उसकी हम बात करें। देखिए, टिकारी और कोंच को मिलाकर जो है कुल 17 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 4 बार सफलता मिली है। जेडीयू 3 अवसरों पर जीतने में सफल रहा है, तो एलजेपी, आरजेडी, जनता दल, लोक दल, जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, एसएसपी, पीएसपी, हम और निर्दलीय सभी को एक एक बार सफलता मिली है। तो जैसा मैंने कहा कि ज्यादातर पार्टियों को यहां पर सेवा करने का अवसर मिला, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, लेकिन उसे रिटेन करना उनके लिए चुनौती रही। अगर आप देखिए तो सिर्फ कांग्रेस और जेडीयू ही है एक पार्टी के तौर पर जिसने कि एक से ज्यादा बार जो है यहां पर अपनी पार्टी से विधायक बनाए हैं। यहां पर जो सबसे ज्यादा बार विधायक बने हैं वो एकमात्र अनिल कुमार हैं, जो 4 बार यहां से चुनाव जीते हैं, जिसमें जेडीयू के टिकट पर वो 2 बार जीते और एलजेपी और हम सेकुलर के टिकट पर वो एक एक बार जीते। अब हम यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात कर लें तो यहां पर एक और चीज दिखता है। जब इन आंकड़ों को हम पिछले 3 चुनावों को देखेंगे तो दिखेगा कि यहां लोग जो है वो मुख्य पार्टियों को ही वोट देते हुए दिखते हैं। खैर 2020 में थोड़ी एक ट्रायंगुलर फाइट हुई थी, लेकिन वहां भी मुख्य मुकाबला 2 के बीच ही दिखा था। अगर आप 2010 में देखिए तो यहां जेडीयू से अनिल कुमार चुनावी मैदान में थे, उस वक्त वो सिटिंग विधायक भी थे और यहां पर जो है वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 67,706 वोट उनको आए थे, 51.33%। और जब आप 50% का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो फिर जीत आपकी सुनिश्चित हो जाती है और यही हुआ भी। हालांकि आरजेडी ने यहां पर बागी कुमार वर्मा को उम्मीदवार बनाया था, जिनको 49,165 वोट आए, तो रामनंदन शर्मा कांग्रेस के
टिकट पर थे, जिनको 3,606 वोट आए, और अनिल कुमार यहां 18,541 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। 2015 में परिस्थितियां बदल चुकी थी। जेडीयू जो है वो महागठबंधन में जा चुका था, आरजेडी और कांग्रेस उसके साथ थी, तो एनडीए एक तरफ था जिसमें हम सेकुलर पार्टी भी शामिल थी, और सीट शेयरिंग में ये सीट हम सेकुलर को ही गई, और हम सेकुलर ने अनिल कुमार को ही चुनावी मैदान में उतारा, जबकि महागठबंधन की तरफ से जेडीयू ने जो प्रत्याशी दिया वो अभय कुमार सिन्हा, जो कि अभी जो हैं औरंगाबाद लोकसभा के आपको सांसद हैं, वो चुनावी मैदान में उतरे। बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हुई, लेकिन महागठबंधन बन जाने के बाद जो है वो एक गणित बन गया था जातियों का, और उस आधार पर जो है अभय कुमार सिन्हा जो है वो 86,975 वोट लाने में कामयाब होते हैं, और इस बार वो 50% का आंकड़ा क्रॉस करते हैं, 51.52%। और यहां जो हम सेकुलर के प्रत्याशी थे अनिल कुमार, उनको आते हैं 55,162 वोट, मतलब कि 32.68% वोट, और अभय कुमार सिन्हा 31,813 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। 2020 में जो है जेडीयू वापस एनडीए फोल्डर में आ चुका था, लेकिन ये सीट जो है सीट शेयरिंग में आपको हम सेकुलर को ही मिली, और अनिल कुमार को ही उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। तो यहां पर कांग्रेस को यह सीट गई सीट शेयरिंग में, और सुमंत कुमार यहां कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। कमलेश शर्मा की भी कोशिश थी कि उन्हें किसी प्रमुख गठबंधन से टिकट मिल जाए, नहीं मिलने पर वो एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए। और जो पूर्व विधायक हैं जो 1995 में यहां से जीते थे, शिव बचन यादव, वो भी जो है इस मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाने के लिए उतरे जरूर, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं छोड़ सके। अनिल कुमार को 70,359 वोट आए, मतलब 37.7%। सुमंत कुमार को आए 67,729 वोट। तो जो हार जीत का मार्जिन रहा वो 2,500 से कुछ अधिक वोटों का रहा, 2,630 वोट का। कमलेश शर्मा जो एलजेपी के उम्मीदवार थे, उनको 16,385 वोट आए। और दिलचस्प ये कि अनिल कुमार, सुमंत कुमार, कमलेश शर्मा तीनों ही भूमिहार जाति से आते हैं। इसके अलावा शिव बचन यादव जो खड़े हुए थे, उनको भी 7,296 वोट आए, मतलब लगभग 4% वोट। तो ये है आंकड़े जो कि पिछले 3 चुनाव के हैं। एक दिलचस्प चीज इसमें यह भी दिखती है कि यहां जो क्षेत्र है टिकारी, ये यादव बहुल है। यहां पर यादव और भूमिहार सबसे अच्छी संख्या में हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 2000 से ही आप देखिएगा, 2005 से खास करके, कि यहां पर जो प्रमुख पार्टियां हैं वो यादव को टिकट देने से बचती हुई दिखी हैं, खास करके 2010, 2015 और 2020 में, जबकि उनकी बहुलता है। इसके पीछे क्या वजह है, इसे भी आगे हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पिछली बार जैसे तीनों प्रमुख पार्टियों से भूमिहार कैंडिडेट ही थे। अभी दावेदारों की बात कर लें तो देखिए, हम सेकुलर से तो मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन होगा। वो अपने सिटिंग विधायक अनिल कुमार को ही जो है चुनावी मैदान में उतारेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस में सुमंत कुमार ने पिछली बार जो लड़ाई लड़ी वो अच्छी लड़ाई लड़ी, वो सिर्फ 2,630 वोट से हारे, तो उनका दावा भी स्वाभाविक रूप से बनता है। लेकिन कुछ बड़े नामों की भी चर्चा हो रही है। अब वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, वो आते हैं या उनको टिकट मिलता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। इसके अलावा एक सत्येंद्र शर्मा है, पूर्व जिप सदस्य, वो भी प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए तो एक मनोज कुमार शर्मा है, पहले सेना में थे, और उनकी भी कोशिश है कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे। तो दूसरी तरफ आरजेडी
आरजेडी से भी कुछ दावेदार हैं। शिववचन यादव जो पिछला चुनाव बीएसपी के टिकट पर लड़े थे, इसके अलावा महेश यादव अपने बेटे के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक प्रवीण शर्मा का नाम भी सामने आता है। लेकिन यहां पर यह भी देखना होगा कि अभय कुशवाहा किसे चाहते हैं, क्योंकि उनकी भी इस क्षेत्र में सुनी जाएगी ऐसा दिखता है। लेकिन एक बात यह है कि यह सीट कांग्रेस शायद न छोड़े, क्योंकि जो एक बैरियर बनाया गया है अघोषित रूप से कि 15,000 से अगर किसी पार्टी की हार हुई है महागठबंधन में तो वहां प्रत्याशी बदला जा सकता है या सिंबल भी बदला जा सकता है। तो वो दोनों ही स्थिति टिकारी में देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए लगता है कि इस सीट पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी और सुमंत कुमार ही प्रत्याशी होंगे। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण की तरफ ध्यान दें तो जो यहां एससी वोटर्स हैं, कहने को यह सामान्य सीट है, लेकिन जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 23.88%, मतलब कि लगभग 24% के आसपास हैं। मुस्लिम 5.9%, मतलब लगभग 6% के आसपास, और यादव जो हैं वो 19 से 21% के आसपास हैं। तो जो एक MY बनता है वो 25 से 27% बनता है। तो जो आरजेडी की सोच होती है या जो महागठबंधन की सोच होती है कि देखिए MY तो उन्हें मिल ही जाएगा, और चूंकि MY इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उन्हें 37-38% तक लेकर जाए, तो वो चाहते हैं कि जो एनडीए के परंपरागत वोटर हैं उस जाति में से ही जो है उम्मीदवार बनाया जाए, ताकि उसके वोट को काटा जा सके, और तब MY तो उनका अपना है तो उसमें ऐड ऑन होकर वो यहां पर चुनावी मुकाबले में आ जाए। पिछली बार वो चुनावी मुकाबले में आ भी गए थे। तो यही वजह है कि यहां यादव जाति से जो है पिछले 3 चुनाव से हम देख रहे हैं कि प्रमुख पार्टियां टिकट देने से बच रही हैं। राजपूत वोटर यहां 6 से 7% हैं, लेकिन भूमिहार वोटर्स की संख्या यहां पर बहुत अच्छी है, 13 से 14%, कोई 15-16 तक भी कहते हैं। ब्राह्मण 2.5 से 3%, तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हुए वो 21 से 23% आते हैं। कोयरी कुर्मी यहां पर 7 से 8%, वैश्य 6 से 6.5%। ये एक अनुमान है जो सारी जातियों की हम बात करते हैं। इसके अलावा जो अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं और पिछड़ी जातियां हैं उनका भी मत प्रतिशत यहां पर अच्छा है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए जो परंपरागत वोट हैं वो अपनी अपनी पार्टियों के साथ इंटैक्ट होते हैं। जो आप सेंधमारी करते हैं इस फोल्डर से उम्मीदवार देकर, वो सेंधमारी थोड़ी बहुत होती है। और इसके बाद जो अनुसूचित जाति के यहां पर वोटर हैं लगभग 24%, और जो अन्य अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियां बच जाती हैं उनका जो आंकड़ा है ये दोनों मिलकर ही टिकारी में फैसला करते हैं कि कौन विधायक बनेगा। और अब इस बार भी यही चीज होने जा रहा है। आप मानकर चलिए कि अनिल कुमार भूमिहार कैंडिडेट होंगे, सामने से भी भूमिहार कैंडिडेट ही ढूंढने की कोशिश हो सकती है, या इस बार कुछ परिवर्तन होता है किसी अन्य जाति की तरफ, कोयरी कुर्मी की तरफ, चूंकि यहां पर अभय कुशवाहा हैं उसकी तरफ महागठबंधन देखता है। यह देखना जो है वो दिलचस्प होगा, क्योंकि भूमिहार वोटों में से आधा निकालना शायद उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो, तो वो चाहेंगे कि कोयरी कुर्मी से एक कैंडिडेट दिया जाए और उसका फिर फायदा उठाया जाए। तो एक दिलचस्प चुनाव टिकारी में होने जा रहा है। कांटे का ने जिस तरह से प्रत्याशी दिया था, तो अगर एनडीए में लोजपा और हम दोनों पार्टियां रहती हैं तो लोजपा की तरफ से भी यहां इस बार प्रत्याशी नहीं देखने को मिलेगा। जी हां, लोजपा से यहां पर प्रत्याशी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए एनडीए की सफलता बिहार में इस बात पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाली है कि जितनी भी पार्टियां हैं एनडीए में उनके बीच एका बना रहे। अगर उस एका में कोई परेशानी आती है तब वैसी परिस्थिति में जो है फिर उसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। तो इसलिए एलजेपी तो यहां प्रत्याशी तो शायद न दे, लेकिन जो यहां पर बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं वो कितनी एकता के साथ यहां चुनाव लड़ते हैं वो देखना जो है वो दिलचस्प होगा। और अगर वो एकता के साथ चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला निश्चित तौर पर यहां पर बहुत कांटे का होने वाला है और एक दिलचस्प मुकाबला हम सब का इंतजार कर रहा है।
बिल्कुल, तो टेकारी में एक दिलचस्प मुकाबला इस बार इंतजार कर रहा है। समीकरण क्या होंगे और कोई तीसरा कौन बना पाएगा या नहीं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कुल मिलाकर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा किस किस फोल्डर से किसकी किसकी होती है, पुराने प्रत्याशियों को रिपीट किया जाता है या फिर नए प्रत्याशियों को मौका मिलता है, ये देखने वाली बात होगी।